नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अपनी अकबर टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पूरा समझा हुआ था और उसके बाद से जहांगीर अर्थात सलीम को हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। तो सलीम के बारे में हमने जो राजनीतिक जो कार्य हुए थे उसके शासन प्रशासन के काल में वो हमने अच्छे तरीके से देखे हुए थे, और सलीम के बारे में जो कुछ मुख्य परिचय और उसकी पत्नियों के बारे में और जुनता ग्रुप, नूरजहां, ईटीसी, ये सब बातें हमने कर ली थी। अब जहांगीर के बारे में जो मुख्य मुद्दे जो तथ्य के रूप में पूछे जाते हैं पेपर में, उनके बारे में आज हमको बेसिकली डिटेल में देखना है। चाहे वो स्थापत्य की दृष्टि से हो, चाहे वो चित्रकला की दृष्टि से हो, और चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से हो कि जहांगीर के समय में क्या क्या मुख्य कार्य हुए। तो आज के टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग मध्यकालीन भारत की क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि इससे पहले आपने इतने अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान से और एक सिस्टम से, क्रोनोलॉजी से पहले, इसके पहले मध्यकालीन भारत की क्लासेस नहीं पढ़ी होंगी। जितने अच्छे से मैं सारे टॉपिक कवर करा रहा हूं, और जो आपके दिल्ली सल्तनत में कुछ टॉपिक रह गए हैं, जो कक्षाएं बीच में छूट चुकी थी, उनको भी हम इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद उन टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। तो मध्यकालीन भारत जितने अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, उतना अच्छे तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो ठीक इसी तरह आप लोग अच्छे से सारी क्लासेस पढ़ते रहिए, ये गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा नहीं पेपर में। ठीक है, तो आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जहांगीर के समय चित्रकला की क्या स्थिति रही, जहांगीर के शासन प्रशासन में जो है हमारी चित्रकला की क्या स्थिति रही, उसके संदर्भ में चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। चित्रकला के बाद कुछ प्रशासन से संबंधित चर्चा कर लेंगे, प्रशासन से बाद कुछ इसके स्थापत्य कार्य संबंधी चर्चा कर लेंगे, और इस टॉपिक को पूरे विधि विधान से हम जहांगीर को भी खत्म कर लेंगे। तो चित्रकला में ही सबसे पहले मुद्दा बनता है कि क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा भी गया है कि चित्रकला के दृष्टिकोण से किसके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता था। ठीक है, तो चित्रकला की दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि किसके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता था, तो जहांगीर के समय काल को मुगलों के अंतर्गत जहांगीर के समय काल को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता था। ठीक है, ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पेपर में पहले पूछा गया है। तो स्वर्णकाल किसको माना जाता था? जहांगीर के समय काल को चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल माना जाता था। ठीक, दूसरा तथ्य के रूप में आपको याद रखना है कि जहांगीर जो है खुद अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था, बहुत ही पारखी चित्रकार था, निपुण चित्रकार था, खुद स्वयं में भी चित्रकार था, और उसके समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार जिसका नाम था आका रिजा, ये नाम भी याद रखेंगे, इसका नाम था आका रिजा। आका रिजा के नेतृत्व में जहांगीर क्या करते हैं? आका रिजा के नेतृत्व में ही जहांगीर एक चित्रशाला का निर्माण करवाते हैं। आका रिजा के नेतृत्व में ही एक चित्रशाला का निर्माण करवाते हैं जहांगीर। कहाँ पर चित्रशाला का निर्माण करवाया जाता है? आगरा में चित्रशाला का एक निर्माण करवाया जाता है। तो पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आका रिजा कौन था, तो आका रिजा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार था जहांगीर के समय का, और किसके नेतृत्व में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था? तो आका रिजा के नेतृत्व में ही जहांगीर ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया हुआ था। कहां पर निर्माण करवाया हुआ था? आगरा में निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, अब यहीं से एक मुद्दा और निकल के आता है कि जहांगीर के समय के कौन से मशहूर चित्रकार थे। तो दो मशहूर चित्रकारों का नाम निकल कर आता है जहांगीर के समय के। देखिए, हर शासक के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार मैंने आपको बताए हुए हैं, चाहे वो हुमायूं को लेकर हो, चाहे अकबर को लेकर हो, और चाहे जहांगीर को लेकर हो। तो जहांगीर के समय के चित्रकारों में देखिए, एक तो आका रिजा तो मेन थे ही, जिनके नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण किया गया था, और दो मशहूर चित्रकारों में कौन से चित्रकारों का नाम आता है? एक चित्रकार का नाम है अबुल हसन। ठीक है, एक चित्रकार का नाम है अबुल हसन। अबुल हसन कौन था? अबुल हसन जो था आका रिजा का ही पुत्र था। ठीक है, अबुल हसन कौन था? अबुल हसन आका रिजा का ही पुत्र था। ये भी एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था। और दूसरे चित्रकार का नाम है उस्ताद मंसूर।
उस्ताद मंसूर। तो पेपर में इस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ये चित्रकारों के नाम दे देगा और पूछेगा किस मुगल शासक के समय के चित्रकार हैं। तो आपको ध्यान देना है कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो है जहांगीर के समय के एक बहुत ही अच्छे और विश्वसनीय चित्रकार थे। और अबुल हसन जो था हमारा, ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था जो हमारा आका रिजा का पुत्र था। ये हमारा आका रिजा का ही पुत्र था। ठीक, अब अबुल हसन के बारे में कुछ अलग से तथ्य बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अबुल हसन थे, अबुल हसन, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कभी भी आए कि जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार कौन था, जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार कौन था, तो हमेशा आंसर लगाना है अबुल हसन सर्वप्रिय चित्रकार था। और इसी में से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, तब आंसर लगाएंगे आप उस्ताद मंसूर। अब देखिए मैं कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको दोनों में मतलब समझ में आए। अगर सर्वप्रिय, जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार पूछेगा तो अबुल हसन का नाम आएगा, और जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की कभी भी बात आएगी तब नाम आएगा उस्ताद मंसूर का। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अबुल हसन को जहांगीर ने कौन सी एक उपाधि दी हुई थी, तो इसको जो जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी हुई थी, नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दी हुई थी अबुल हसन को। और यही बात करेंगे उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी हुई थी, तो इसको जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर समझ में आए। और यहीं से आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारे उस्ताद मंसूर थे, उस्ताद मंसूर ये किस तरीके के चित्रकारी किया करते थे, किस तरीके के चित्र बनाते थे, तो ये जो है अनूठे, ये जो है अनूठे फल, दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, दुर्लभ पशु पक्षी के चित्र बनाते थे, एंड अनूठे फल, पेड़ इत्यादि के चित्र बनाते थे। ठीक है, दुर्लभ टाइप के चित्र बनाते थे, अनूठे फल फूल के ये चित्र बनाते थे। ठीक, ये जो हमारे उस्ताद मंसूर थे, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने गए हैं जहांगीर के समय के। और अबुल हसन के बारे में आपको ये तथ्य याद रखना है कि जहांगीर की ताजपोशी का चित्र किसने बनाया हुआ था, जहांगीर की ताजपोशी का, जहांगीर का जब ताजपोशी हुई थी तो उस समय का चित्र किसने बनाया हुआ था, अबुल हसन ने बनाया हुआ था। जहांगीर की ताजपोशी का चित्र अबुल हसन ने बनाया हुआ था। ठीक है, और इस चित्र को ही, जहांगीर की ताजपोशी के चित्र को ही जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया गया था। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर इसी चित्र को लगाया गया था। किस चित्र को लगाया गया था? जहांगीर के ताजपोशी का चित्र जो अबुल हसन ने बनाया हुआ था। इस चित्र को जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझो के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था, इसीलिए इसने इस टाइप के चित्र जहांगीर संबंधित बनाए हुए थे। अब यहीं से इस चित्र से जो चित्र बनाए जा रहे हैं, देखिए जहांगीर की ताजपोशी का चित्र, अनूठे फल फूल के चित्र, दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति विशेष के चित्र, अर्थात छवि चित्र बनाए जा रहे हैं। अब आपको यही ध्यान देना है, मैंने जब अकबर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अकबर के समय चित्रित पांडुलिपि की शुरुआत की गई थी, भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। चित्रित पांडुलिपि अर्थात जो कथा कहानियां जो किताबों में लिखी गई हैं उन्हीं को चित्र के फॉर्म में प्रदर्शित कर देना। भित्ति चित्रकारी का मतलब जो हमारा चित्र है उनको दीवारों पर बनाना, उसको भित्ति चित्रकारी। लेकिन जब जहांगीर का समय आता है तो व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने चालू हुए। मतलब अकबर के समय जो चित्र बनाए जाते थे केवल जो किताबों में कथा कहानियां लिखी गई हैं उन्हीं के चित्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहांगीर के समय चित्रित पांडुलिपि के चित्र नहीं बनाए जा रहे हैं। जहांगीर के समय व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जा रहे हैं। जहांगीर के समय स्वयं व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, शिकार खेलते हुए व्यक्तियों के चित्र बनाए जा रहे हैं, राज दरबार के चित्र बनाए जा रहे हैं, अनूठे फल के चित्र बनाए जा रहे हैं, दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र बनाए जा रहे हैं, जहांगीर की ताजपोशी का चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है, अर्थात
छवि चित्र बनाए जा रहे हैं। तो इनकी चित्रकला, इनके समय की जो चित्रकारी है उनमें अंतर देखिए यही देखने को मिलता है, छवि चित्र बनाए जा रहे हैं। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आया कि अकबर के समय की चित्रकारी कैसी थी, तो अकबर के समय की चित्रकारी चित्रित पांडुलिपि थी, भित्ति चित्रकारी थी। जबकि जहांगीर के समय की जो चित्रकारी थी वहां पर व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जा रहे हैं, छवि चित्र बनाए जा रहे हैं, अर्थात शिकार खेलते हुए व्यक्तियों के चित्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, राज दरबार के चित्र बनाए जा रहे हैं। बाकी आपको मैंने बताया अनूठे फल, पशु पक्षी और जहांगीर की स्वयं ताजपोशी का ही चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष को आगे रखकर इसके समय चित्रकारी की गई थी। ठीक है, तो इस टाइप की चित्रकारी इसके समय की गई थी। तो आपको चित्रकला से संबंधित हमने मुद्दे बताए। और ऐसा नहीं है कि इन दो चित्रकारों के अलावा जहांगीर के समय और कोई मुख्य चित्रकार नहीं थे, लेकिन दो मशहूर चित्रकारों में नाम इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ अदर चित्रकार भी थे जहांगीर के समय के मशहूर, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जहांगीर के समय के अन्य कुछ चित्रकार भी थे। अन्य चित्रकारों में जैसे एक व्यक्ति का नाम, एक चित्रकार का नाम है दौलत। ठीक है, एक इसी तरह चित्रकार का नाम है मनोहर। ठीक, और एक अदर अन्य चित्रकार का नाम है बिशन दास। ठीक है, बिशन दास। इसमें बिशन दास का नाम, आपको बिशन दास का नाम भी याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिशन दास, बिशन दास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिशन दास को ही जहांगीर ने अपना दूत बनाकर ईरान भेजा हुआ था, फारस भेजा हुआ था। ठीक है, और वहाँ पर जो ईरान के शासक थे उस समय शाह अब्बास, तो शाह अब्बास का चित्र भी बिशन दास ने बनाया हुआ था। ठीक है, शाह अब्बास का तो ईरान भेजा हुआ था। किसको जहांगीर ने ईरान भेजा था? बिशन दास को, बिशन दास को भेजा था। और ईरान के शासक, ईरान के शासक का चित्र किसने बनाया हुआ था? ईरान के शासक का चित्र किसने बनाया हुआ था? बिशन दास ने बनाया हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा गया है कि किस जहांगीर के चित्रकार ने ईरान के शासक या फारस के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया हुआ था जब उसको दूत बनाकर जहांगीर ने ईरान या फारस भेजा हुआ था। तो बिशन दास ने इनका चित्र बनाया हुआ था। तो ये आपको बिशन दास के बारे में मुख्यतः याद रखना है। बाकी जहांगीर के समय की चित्रकारी और अकबर के समय की चित्रकारी के बारे में जो दो मुख्य अंतर हैं वो हमने आपको स्पष्ट कर दिए कि अकबर के समय की जो चित्रकारी थी वो पांडुलिपि चित्रकारी थी, और जबकि भित्ति चित्रकारी थी। और जहांगीर के समय की जो चित्रकारी थी वो आपको मैंने बताया कि व्यक्ति विशेष के छवि चित्र, अनूठे फल, दुर्लभ पशु पक्षी और जहांगीर की ताजपोशी, और खुद व्यक्ति विशेष में देखिए ईरान के शासक का भी चित्र बिशन दास ने बनाया हुआ है। तो ये कुछ चित्रकला से संबंधित मुद्दे बनते थे, वो हमने आपको सारे बता दिए। अब जहांगीर के समय के कुछ प्रशासनिक मुद्दे बनते हैं, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कुछ मुद्दे बनते हैं, जो मैंने आपको अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रशासन संबंधित मुद्दे देख लेते हैं। जहांगीर के समय के जो प्रशासन से संबंधित कुछ मुद्दे बनते हैं उनको देख लेते हैं अच्छे से। प्रशासन अर्थात मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे बनते हैं, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित मुद्दे जो बनते हैं। मनसबदारी व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने अकबर के समय आपको बताई हुई थी। तो जहांगीर के समय जो प्रशासन संबंधित अर्थात मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला ही मुद्दा आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय सर्वप्रथम अफगानों को, मराठों को और भारतीय मुसलमानों, जिनको शेख ज़्यादा बोला जाता है, इन सबको मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासन के अंतर्गत सर्वप्रथम शामिल किया गया था। सर्वप्रथम वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इस अफगानों को, मराठों को, भारतीय मुसलमानों अर्थात शेख जादों को किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो सर्वप्रथम अफगानों को एंड मराठों को एंड शेख जादों को, शेख जादों को हमने बताया जो भारतीय मुसलमान थे, जो भारतीय मुसलमान थे उनको शेख जादा बोला जाता था। भारतीय मुसलमानों को इन सबको सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही शामिल किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम शामिल किया गया था। इसी में दूसरा तथ्य आपको याद रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही
एक व्यवस्था जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही अपनाई गई थी। कौन सी व्यवस्था? ध्यान दीजिएगा, शब्द थोड़ा सा अटपटा है। दो अस्पा सिंह अस्पा, दो अस्पा सिंह अस्पा। इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसके शासनकाल, किस मुगल शासनकाल के दौरान अपनाई गई थी ये व्यवस्था? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही ये व्यवस्था दो अस्पा और सी अस्पा जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही अपनाई गई थी। तो ये कुछ मनसबदारी व्यवस्था संबंधित मुद्दे बनते हैं। और प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे? तीसरे मुद्दे में याद रखिएगा कि जहांगीर जो था एक जनहितवादी राजा था, जनहितवादी राजा था। उदारवादी की नीति इसने अपनाई हुई थी, जनहित की नीति अपनाई हुई थी जहांगीर ने शासन प्रशासन की दृष्टि से, जनता के हित की नीति अपनाई हुई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ उदारवादी नीति अपनाई हुई थी जहांगीर ने शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से। ठीक, इसके साथ साथ जहांगीर जो है हमारा लोक कल्याणकारी कार्यों में ज़्यादा रुचि रखता था। लोक कल्याणकारी कार्यों में जो है हमारा बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत ही जहांगीर ने दो मुख्य काम भी किए हुए थे। कौन कौन से दो मुख्य काम किए हुए थे? आप सभी को पता होगा ये तथ्य। तो जहांगीर ने आम जनता को न्याय मिलता रहे उसके लिए न्याय की जंजीर स्थापित करवाई हुई थी। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर का मतलब 26 घंटियों वाली न्याय की जंजीर। किसी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो वो जंजीर को खींचकर न्याय मांग सकता है। तो लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत ही जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी। साथ ही इसके साथ साथ औषधालय का निर्माण करवाया हुआ था जहांगीर ने। औषधालय अर्थात हॉस्पिटल्स का निर्माण भी करवाया हुआ था। मुख्य तथ्य है, ध्यान दीजिएगा कि किस मुगल शासन के दौरान औषधालय का निर्माण करवाया हुआ था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही औषधालय का निर्माण करवाया गया था, अर्थात हॉस्पिटल का, क्योंकि जहांगीर जो है एक लोक कल्याणकारी राजा था। और एक मुद्दा और बनता है, देख लीजिए, जहांगीर ने 2 दिनों को, कौन से वो दो दिन थे? एक रविवार का दिन तथा एक बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन। इन दोनों दिनों को जहांगीर ने सम्माननीय दिवस घोषित किया हुआ था। इन दोनों दिनों को जहांगीर ने कौन सा दिवस घोषित किया हुआ था? इन दोनों दिनों को जहांगीर ने सम्माननीय दिवस घोषित किया हुआ था। अब सम्माननीय दिवस क्यों घोषित किया हुआ था? इसके पीछे रीजन है कि रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था, और बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर की ताजपोशी हुई थी। ठीक है, इसीलिए जहांगीर ने इन दोनों दिनों को सम्माननीय दिवस घोषित किया हुआ था। और इन दोनों दिन जहांगीर ने पशुवध पर रोक लगाई हुई थी। सम्मानीय दिवस है तो सम्मानीय दिवस के अंतर्गत जहांगीर ने इन दोनों दिनों के अंतर्गत पशुवध पर भी रोक लगाई हुई थी। तो ये जहांगीर के अंतर्गत प्रशासन संबंधी मुद्दे जो थे वो हमने देखे। अब जहांगीर के दरबार में कुछ ब्रिटिश यात्री, अर्थात मुख्यतः 2 के नाम आते हैं, 2 ब्रिटिश यात्री और एक डच यात्री जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जहांगीर के समय 2 मुख्य जो ब्रिटिश यात्री आए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनसे पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। 2 ब्रिटिश यात्री कौन कौन से आए थे? और एक डच यात्री भी इनके समय आया था। डच मतलब हॉलैंड। एक डच यात्री भी जहांगीर के समय जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो कौन कौन से 2 ब्रिटिश यात्री और एक डच यात्री था? तो 2 ब्रिटिश यात्रियों में नाम आता है, सबसे पहले तो 2 ब्रिटिश यात्रियों में देखिए किन किन व्यक्तियों का नाम आता है। तो 2 व्यक्तियों का नाम आप ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति का नाम था विलियम हॉकिंस। कब आया था ये जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस? तो विलियम हॉकिंस जो है हमारा 1608 में आया था। और कब तक रहा था? 1611 तक ये रहा था। और दूसरा ब्रिटिश यात्री कौन आया था? दूसरा ब्रिटिश यात्री आया था सर टॉमस रो। टॉमस मुनरो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। सर टॉमस रो है ये, सर टॉमस रो। ये कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। और कब तक रहा था यहाँ पर जहांगीर के दरबार में घूमा फिरा था? 1619 तक ये रहा था। अब विलियम हॉकिंस के बारे में कुछ
बात मुख्य निकल के आती है वो ध्यान दीजिएगा। जब ये भाई साहब जहांगीर के दरबार में आते हैं तो आपको ये मैंने आपको बताया है कि जहांगीर मुगलों की जो राजभाषा थी वो मुख्यतः कौन सी राजभाषा थी मुगलों की, वो फारसी थी मुगलों की राजभाषा। ठीक, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। तो इन भाई साहब को विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में भेजा जाता है। ठीक है, ये भाई साहब आते हैं और क्या सिखलाकर भेजा जाता है, फारसी भाषा सिखलाकर भेजा जाता है। अब अंग्रेज देखिए कितने चालाक, फारसी भाषा सिखलाकर भेजते हैं कि इनके सामने अगर जहांगीर के सामने एक अंग्रेज यात्री, एक अंग्रेज व्यक्ति अगर फारसी में बात करेगा, तुर्की में बात करेगा तो कितना व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा जहांगीर के ऊपर, और पड़ता भी है। जहांगीर विलियम हॉकिंस को अंग्रेज जो है हमारे फारसी भाषा सिखाकर भेजते हैं और विलियम हॉकिंस को तुर्की भाषा भी आती थी, तुर्की भाषा भी आती थी। तो ये जब सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आता है, तो सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आता है तो जहांगीर से इसकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, आगरा के किले में हुई थी। आगरा से शासन कर रहे थे जहांगीर, तो आगरा के किले में जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है। तो क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा गया है कि विलियम, और इस बात को लेकर कन्फ्यूजन भी रहा है किताबों में, क्लियर नहीं है कि जब ये जहांगीर के सामने आते हैं विलियम हॉकिंस तो अपना परिचय किस भाषा में जहांगीर को देते हैं, तो तुर्की भाषा में अपना परिचय देते हैं। अब देखिए कितना अंग्रेज एक चालाकी का फायदा उठा रहे हैं कि एक अंग्रेज व्यक्ति अपना परिचय तुर्की भाषा में दे रहा है जहांगीर के सामने, कि जो मुगल हैं जो खुश हो जाएं कि हमारी राजभाषा सीख रहा है इंग्लिश व्यक्ति। तो और जहांगीर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होता है जब तुर्की में अपना परिचय ये जहांगीर के सामने देता है, और खुश होकर जहांगीर इनको, विलियम हॉकिंस को एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर विलियम हॉकिंस को देता है। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसकी थी, विलियम हॉकिंस की थी। साथ ही इनको 400 का मनसब भी देता है, 400 का मनसब भी देता है, अर्थात मनसबदार भी इनको बना देता है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो 400 का मनसब कितना ज़्यादा देखिए प्रभावित हुआ, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी, 400 का मनसब भी दे दिया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कितने नीति से, कितने तरीक़ों से मुगलों को अपने अधीन करने में लगी हुई थी। तो विलियम हॉकिंस के बारे में ये मुख्य मुद्दे बनते हैं। इसी के साथ साथ टॉमस रो के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो टॉमस रो आपको मैंने बताया ये दूसरा ब्रिटिश यात्री था, जहांगीर के समय आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जहांगीर के शासनकाल के दौरान कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो विलियम हॉकिंस। इसके बाद सर टॉमस रो आता है 1615 से लेकर 1619। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस जहांगीर से टॉमस रो की सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पर हुई थी, तो इसकी सर्वप्रथम मुलाकात जहांगीर से अजमेर में हुई थी। ठीक है, अजमेर में हुई थी, और ये जहांगीर के साथ अजमेर में मुलाकात हुई थी। और ये जहांगीर के साथ कहाँ कहाँ की यात्रा किया हुआ था बाद में चलकर, तो ये जहांगीर के साथ अहमदाबाद तथा मांडू की यात्रा किया हुआ था। जहांगीर के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा। अहमदाबाद एंड मांडू की यात्रा जहांगीर के साथ इसने किया हुआ था, और इसने जहांगीर के साथ शिकार भी खेला हुआ था। कितना जहांगीर को देखिए प्रभावित किया हुआ था सर टॉमस रो ने। और सर टॉमस रो जब आता है जहांगीर के दरबार में तो जहांगीर के लिए क्या लेकर आता है जिससे जहांगीर बहुत खुश होगा, तो जहांगीर के लिए एक यांत्रिक घड़ी, ब्रिटेन में बनी हुई एक यांत्रिक घड़ी वॉच लेकर आता है। इसको देखकर जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यांत्रिक घड़ी के साथ साथ ब्रिटेन में ही बनी हुई एक बग्घी लेकर आता है, जिससे जहांगीर और खुश होते हैं। इतनी अच्छी बग्घी में कभी घूमे तो है नहीं, तो और खुश होते हैं सर टॉमस रो से। और इनके साथ देखिए शिकार भी खेलता है, अहमदाबाद मांडू की यात्रा भी करता है टॉमस रो, और अजमेर में इनकी मुलाकात सर्वप्रथम हुई थी। और एक क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है कि जहांगीर की चित्रकला की निपुणता संबंधी प्रशंसा किस एक ब्रिटिश यात्री ने की हुई थी, तो जहांगीर की चित्रकला की निपुणता की प्रशंसा किस एक ब्रिटिश यात्री ने की हुई थी, तो सर टॉमस रो ने की हुई थी। जहांगीर की चित्रकला की निपुणता, चित्रकला की निपुणता की प्रशंसा की हुई थी। किसने की हुई थी, सर टॉमस रो ने की हुई थी। ठीक है, जहांगीर अपने आप को जहांगीर जो है एक बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही निपुण चित्रकार था। जहांगीर बोलता था कि अगर एक ही
चित्र में अगर एक ही मतलब एक पूरा ये मान लीजिए कोई चार्ट है, इस चित्र में एक किसी अदर चित्रकार ने, एक किसी दूसरे चित्रकार ने, मान लीजिए एक ने दौलत ने, एक ने बिशनदास ने, एक ने मान लीजिए अबुल हसन ने, और एक ने मान लीजिए मैंने खुद ने, और एक ने मान लीजिए अदर मतलब अलग अलग चित्रकारों ने एक ही मतलब चार्ट में कई सारे चित्र बनाए हुए हैं। तो जहांगीर बोलता है कि मैं इतना बड़ा चित्रकार हूँ कि मैं देख कर ही बता दूंगा कि किस चित्रकार ने कौन सी चित्रकारी अलग अलग जगह पर की हुई है। इतना बड़ा चित्रकार जहांगीर अपने आप में था, और उसी चित्रकारी की निपुणता की प्रशंसा सर टॉमस रो करते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई हमारी ब्रिटिश यात्रियों की। और ब्रिटिश यात्रियों के बाद एक डच यात्री भी जहांगीर के शासनकाल के दौरान आता है। तो कौन सा डच यात्री जहांगीर के शासनकाल के दौरान आता है उसका भी नाम देख लीजिए, नाम पहले पेपर में पूछा गया है। उसका नाम था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो डच यात्री जहांगीर के शासनकाल के दौरान आया हुआ था, और इसने जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई थी। कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी? उस पुस्तक का नाम है रिमॉन्स्ट्रेशन या रिमॉन्स्ट्री। ठीक है, रिमॉन्स्ट्री पुस्तक किसने लिखी हुई थी? डच यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने लिखी हुई थी। जहांगीर के दरबार में जहांगीर के शासनकाल के बारे में रिमॉन्स्ट्री नामक पुस्तक लिखी हुई थी। तो ये कुछ ब्रिटिश यात्री और डच यात्रियों के संबंध में जहांगीर के शासनकाल के दौरान बात हो गई। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का तथ्य भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उनको देख लेते हैं। तो अगला मुद्दा हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ जो पॉइंट वाइज हैं वो देख लीजिए। पेपर में पहले पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो और चाहे आईएएस की परीक्षा हो। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत कुछ मुद्दे और देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो एक मुद्दा देखने को मिलता है 1617 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। आपको पता है जैन धर्म जो है दो भागों में बट जाता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब कि जिनके वस्त्र दिशा ही है, अर्थात नग्न अवस्था में जो व्यक्ति रहते थे उनको दिगंबर बोलते थे। और इस्लाम धर्म में आपको पता है कि पर्दा प्रथा का कितना ज़्यादा उस समय रोल था। ठीक है, पर्दा प्रथा का कितना ज़्यादा उस समय वो था, रोल था। ठीक है, तो उसी इस्लाम धर्म की पर्दा प्रथा की वजह से ही सारे जैनियों को मुगल साम्राज्य से बाहर करने का आदेश दिया हुआ था जहांगीर ने, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, जो जैन लोग थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, तो जैनियों को जहांगीर ने क्या किया हुआ था? मुगल साम्राज्य से जैनियों को मुगल साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। मुगल साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश जहांगीर ने दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके साथ साथ अगला तथ्य आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर जो है कौन सा एक हिंदू त्यौहार मनाता था। तो यहीं से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जहांगीर सबसे पहले तो हिंदू त्यौहार भी मनाता था। जहांगीर जो है हमारा हिंदू त्यौहार भी मनाता था। ठीक है, तो कौन सा एक मुगल शासक हिंदू त्यौहार ही मनाता था? जहांगीर जो है हिंदू त्यौहार ही मनाता था। कौन से दो हिंदू त्यौहार मनाता था? एक तो जहांगीर जो है रक्षाबंधन मनाता था। ठीक है, इसके साथ साथ जहांगीर जो है दीपावली भी मनाता था। और दीपावली में ही जहांगीर क्या खेलता था? दीपावली में ही जहांगीर जुआ खेलता था। ठीक है, ये दूसरा तथ्य के अंतर्गत आप चीज़ें ध्यान देंगे। तीसरे तथ्य में आपको क्या याद रखना है? जहांगीर ने एक चांदी का सिक्का भी चलाया हुआ था अपने शासनकाल के दौरान। चांदी का सिक्का, क्या नाम था उसका? निसार नामक जहांगीर ने एक चांदी का सिक्का भी अपने शासनकाल के दौरान चलाया हुआ था। इसके बाद अगला तथ्य याद रखना है, एक हिंदू व्यक्ति था, उसका नाम था श्रीकांत। तो श्रीकांत को जहांगीर ने जो हिंदुओं से संबंधित मुद्दे होते थे, न्यायालय से संबंधित मुद्दे होते थे, उसका न्यायाधीश किसको बनाया हुआ था? न्यायाधीश जो है हमारा जहांगीर ने किस एक हिंदू व्यक्ति को बनाया हुआ था हिंदू से संबंधित मामलों से निपटने के लिए? तो श्रीकांत नाम व्यक्ति है, नाम याद रखेंगे। इसके साथ साथ पूछेगा एक तथ्य में कि जहांगीर के समकालीन
सूरदास थे। सूरदास जो है हमारे जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास जो है हमारे जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे। जहांगीर के समकालीन कौन थे? सूरदास थे। इसके साथ साथ जहांगीर सबसे ज़्यादा किस धर्म से प्रभावित था? क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो जहांगीर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म से प्रभावित था। ईसाई धर्म से सबसे ज़्यादा जहांगीर प्रभावित था। तो ये जहांगीर संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब इसके बाद हम लोग एक अंतिम मुद्दे के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा स्थापत्य कार्य से संबंधित, कि जहांगीर के समय कौन कौन से मुख्य स्थापत्य कार्य हुए थे। जहांगीर के समय के मुख्य स्थापत्य कार्यों को हम लोग देख लेते हैं, और ये अंतिम मुद्दा है। और इसके बाद जहांगीर को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ख़त्म कर लिया। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जहांगीर समझ में आया होगा। तो जहांगीर के समय के कौन कौन से स्थापत्य कार्य रहते हैं, ठीक है। तो स्थापत्य कार्यों में सबसे पहले आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो कश्मीर का नाम याद रखना है, ठीक है, कश्मीर का नाम याद रखना है, और दूसरा नाम याद रखना है लाहौर का। अब ये नाम क्यों याद रखने हैं? कि इन दोनों जगहों पर जहांगीर ने कुछ बाग का निर्माण करवाया हुआ था। बाग बगीचों का शौकीन था जहांगीर, तो कुछ बाग का निर्माण कराया हुआ था। कौन कौन से बाग का निर्माण कराया हुआ था? तो कश्मीर में जहांगीर ने दो बाग का निर्माण कराया हुआ था। एक शालीमार बाग, शालीमार बाग, ठीक है, और अगला बाग जो कश्मीर में निर्माण कराया हुआ था निशात बाग। निशात बाग, ये दोनों बाग कहाँ पर हैं? शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर में है। और लाहौर में भी जहांगीर ने दो बागों का निर्माण कराया हुआ था। शालीमार बाग, यहाँ पर भी शालीमार बाग का जहांगीर ने निर्माण कराया हुआ था। तो शालीमार बाग को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। शालीमार बाग जो है, शालीमार नाम से बाग जो है लाहौर में भी है और कश्मीर में भी है शालीमार बाग। और एक लाहौर में और बाग निर्माण कराया था, उसका नाम था दिलकुशा बाग। दिलकुशा बाग, ठीक। तो ये कुछ चार बागों को आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर ने निर्माण कराया हुआ था। अब जहांगीर के बारे में मैंने बताया था कि जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी, और जहांगीर को 1627 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी तो लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर उसको दफनाया गया था। मैंने आपको ये पहला तथ्य के रूप में मुद्दा बताया हुआ है। 1627 में जहांगीर की जो है मृत्यु हुई थी। तो लाहौर एक बड़ी सी जगह, उस बड़ी सी जगह में एक जगह पड़ती थी, उसका नाम था शाहदरा। शाहदरा, शाहदरा के अंतर्गत ही दिलकुशा नामक बाग बनवाया था जहांगीर ने, और यहीं पर जहांगीर को दफनाया गया था। यहीं पर जहांगीर को दफनाया गया था। तो अर्थात जहांगीर का मकबरा कहाँ पर था? लाहौर में। लाहौर के अंतर्गत शाहदरा में, शाहदरा के अंतर्गत दिलकुशा बाग में जहांगीर को दफनाया गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, दिलकुशा बाग में दफनाया गया था, शाहदरा में और लाहौर के अंतर्गत। इसके बाद शालीमार बाग से संबंधित आपको ध्यान देना है कि जो जहांगीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्नी का नाम मैंने बताया है, नूरजहां। नूरजहां का नाम बताया था ना। नूरजहां को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर के शालीमार बाग में नूरजहां को दफनाया गया था जब इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर से बहुत समय बाद 1647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी नूरजहां की। अब देखिए कितने समय बाद नूरजहां की मृत्यु होती है जहांगीर की मृत्यु के बाद। तो आपको याद रखना है कि नूरजहां को कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर के शालीमार बाग में दफनाया गया था, ठीक है, और जहांगीर को दिलकुशा बाग में दफनाया गया था। तो ये कुछ बाग बगीचों से संबंधित आपको तथ्य ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ जहांगीर के समय ही मैंने आपको एक बार पहले अकबर जब पढ़ाया था बताया था कि अकबर जब जीवित था तो उसने अपने मकबरे का डिजाइन स्वयं तैयार किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अकबर का मकबरा जो है जहांगीर के समय में 1613 ईस्वी में बनाया जाता है। 1613 ईस्वी में बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था 5 मंजिला इसका मकबरा था अकबर का, गुम्मद विहीन मकबरा था, ठीक है, गुम्मद विहीन मकबरा था। और कहाँ पर बनाया जाता? सिकंदरा। और ब्रैकेट में एक को लिख लीजिएगा जिनको ना पता हो सिकंदरा जगह कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी
के पास ही सिकंदरा नामक जगह पड़ती है, जिसको बसाया था सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल के दौरान, लोदी काल में। उसी का नाम बदलकर, सिकंदरा का नाम बदलकर अकबर ने बाद में बहिस्ताबाद रखा हुआ था। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर था? सिकंदरा में। लेकिन किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, 1613 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही 1613 ईस्वी में अकबर का मकबरा बनाया गया था। और एक मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रह जाता है, वो मुद्दा ध्यान दीजिएगा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम मैंने बताया आपको, सभी को कई बार बताया। जहांगीर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांदिरी, तुजुक ए जहांगिरी। ठीक, ये तो सभी को पता है। इसमें खास क्या है? खास मैं बताता हूँ कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी हुई थी। ठीक, आत्मकथा स्वयं ही व्यक्ति लिखता है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई थी, लेकिन अपनी आत्मकथा को ये पूरा नहीं कर पाए थे। अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगिरी को जहांगीर पूरा नहीं कर पाए थे। अधूरे में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, अधूरा ही लिख पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद इनकी आत्मकथा को किसने पूरा किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोतमिद खां। मोतमिद खां, मोतमिद खां। और एक अन्य व्यक्ति हैं मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी। ठीक, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, जो अधूरी रह गई थी, उसको जहांगीर की मृत्यु के बाद किन व्यक्तियों ने पूरा किया था? तो मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पीसीएस हो, लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षा होंगी, इसमें ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, इसलिए ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोतमिद खां। कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर की मृत्यु के बाद किसने पूरा किया हुआ था? तो मोतमिद खां ने पूरा किया हुआ था। तो ये जहांगीर संबंधित जितने भी तथ्य इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे तथ्य बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट हो किसी भी तथ्य से रिलेटेड या कुछ भी समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद हमने जहांगीर को पूरा विधि विधान से ख़त्म किया। इसके बाद अगली क्लास में हम शाहजहां के बाद औरंगजेब को लेकर आएंगे। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।